तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? फाइनली हमारी साइबर सिक्योरिटी की यूनिट 4 जो कि होने वाली है वन शॉट, और उसके साथ हम देखने वाले हैं सारे पीवाईक्यू सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है ना यार, काफ़ी इजी है। मैं आपको बताऊं, इसमें बस दो ही ऑपरेशन है, रीड एंड राइट। आपको रीड करना है, फिर पेपर में जाके राइट करना है, और आपको आराम से और जो मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो यूनिट के अंदर मैंने ना पूरा सिलेबस आप देख सकते हो। ये जितने भी टॉपिक हम वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, ये पूरा सिलेबस ही है। ठीक है, सो ये जो सारे टॉपिक्स हैं उनके अंदर मैंने ना पहले से यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि कौन सा टॉपिक कब आया था पेपर में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिजिटल फॉरेंसिक साइंस क्या होती है वो देखेंगे, कंप्यूटर फॉरेंसिक की ज़रूरत क्या है, और साइबर फॉरेंसिक होती क्या है। ठीक है, डिजिटल एविडेंस जो होता है हमारा, वो हमारा 2023 और 24 में बस 2 मार्क्स में पूछा था, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मतलब पूछा था तो इम्पोर्टेंट है। फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल, ये हमारा 2023 और 24 में 7 नंबर में आया था, तो इम्पोर्टेंट है। डिजिटल फॉरेंसिक लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थ्योरी पेपर में यही होता है, जहाँ पर भी लाइफ साइकिल वगैरह आ गई वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, सो अब देखेंगे फिर क्या चेन ऑफ कस्टडी कॉन्सेप्ट, और देखेंगे नेटवर्क फॉरेंसिक क्या होता है, अप्रोचिंग अ कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से देखेंगे। और ये जो है ना फॉरेंसिक सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इसके अंदर ये जो क्वेश्चन आया था ये दोनों को पूछा था 7 नंबर के अंदर, द सिक्योरिटी प्राइवेसी थ्रेट्स को और चैलेंजेस इन कंप्यूटर फॉरेंसिक्स को। ठीक है, तो चलो सब जल्दी से हम बिना टाइम वेस्ट करें, पेपर आपके जल्दी हैं तो यूनिट को स्टार्ट करते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको रिवाइज भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, इतने अच्छे से समझाऊंगा। बस मैं जो वीडियो मतलब ये बनाई है ना, बस इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, बिना कोई डिस्टरबेंस के बस स्टार्ट कर दो, और सब चीजें जो है बंद करके बस ये वीडियो पे फोकस करो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। पहली बात तो भाई यूनिट है क्या, करती क्या है। ठीक है, सो देखो, कंप्यूटर फॉरेंसिक ऑल्सो नोन एज डिजिटल फॉरेंसिक। बेसिकली आपको फॉरेंसिक से ये समझ में आ रहा होगा, जैसे कि हम कोई भी केस हो जाता है या फिर कोई मतलब मर्डर वगैरह हो जाता है कहीं पर, तो उसके पीछे ना एक फॉरेंसिक टीम आती है जो कि उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है कि भाई क्या सबूत मिले, उनके ऊपर किसके फिंगरप्रिंट थे, कौन हो सकता है इसका जो मर्डरर वगैरह। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर फॉरेंसिक में क्या होता है, अगर आपके कंप्यूटर के साथ या फिर आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ कोई छेड़छाड़ होती है, या फिर आपके आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होती है उसे कहते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक। ठीक है, मतलब सारी चीजें जो भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि कहाँ से कोई भी सबूत वगैरह निकाले जाएंगे, वो सब कंप्यूटर फॉरेंसिक्स होता है। ठीक है, तो देखो उसे हम डिजिटल फॉरेंसिक भी कह सकते हैं। एंड ये क्या है, ये एक ब्रांच है फॉरेंसिक साइंस की। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस पूरा हो गया, मतलब उसके अंदर सारी चीजें आएंगी कि हर तरह की फॉरेंसिक उसकी एक ब्रांच होती है हमारे कंप्यूटर फॉरेंसिक। जैसे कि साइंस है, ठीक है, उसकी एक केमिस्ट्री ब्रांच है ना, वैसे ही फॉरेंसिक साइंस है, उसकी ब्रांच है हमारी कंप्यूटर फॉरेंसिक। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सबसे मेन होती है, ये जो कीवर्ड्स हैं आपको ये हमेशा याद रखने हैं। हमेशा कभी भी आप डेफिनेशन वगैरह लिखते हो तो कीवर्ड्स का याद रखा करो। यही जो एग्जामिनर अगर चेक कर रहे हैं तो यही ढूंढ रहे होंगे आपकी कॉपी के अंदर। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करते हैं, प्रिजर्विंग करते हैं, यानी कि प्रिजर्विंग का मतलब जो भी अगर आपको सबूत मिले उनको आपने क्या कर लिया, कॉपी बनाकर अपने पास प्रिजर्व कर लिया। ठीक है, एनालाइज करते हैं उनके अंदर, और उसे फिर प्रेजेंट करते हैं कोर्ट के अंदर जाके। अगर आपके पास सबूत है तो आपको अच्छे से लीगली उसे जाके क्या करना पड़ेगा, मतलब पेश भी करना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, तो डिजिटल एविडेंस इन अ लोकली एक्सेप्टेबल मैनर। ठीक है, मतलब सॉरी, लोकली नहीं है, लीगली एक्सेप्टेबल मैनर, कि ऐसे उसे प्रेजेंट करो कि वो लीगली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, discipline is crucial for investigating cyber crimes and ensuring that digital evidence is handled properly टू बी एडमिनिस्ट्रेट इन कोर्ट। ठीक है, बेसिकली मतलब आपको डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा उसके अंदर ज़रूरी है, कि मतलब आपने जो भी काम किया आप उसे साथ के साथ डॉक्यूमेंट करते जाओ, या फिर साथ के साथ आप उसे मतलब प्रेजेंट करते जाओ कि वो कैसे है। ठीक है, मतलब डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोर्ट के अंदर हर चीज़ नहीं चलती, वहाँ पे हर चीज़ आपको लीगल मैनर में जो एक्सेप्टेबल है वैसे ही पेश करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर अब इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिजिटल फॉरेंसिक साइंस। मुझे लगता है ये आ सकता है आपके इस बार। तो डिजिटल फॉरेंसिक साइंस बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर आगे लाइफ साइकिल इसकी, तो आपको और अच्छे से इसके बारे में समझ में आएगा। ठीक है, तो डिजिटल फॉरेंसिक वही हमारा कंप्यूटर फॉरेंसिक ही होता है। डिजिटल फॉरेंसिक इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग, एनालाइजिंग, रिट्रीविंग एंड प्रिजर्विंग इलेक्ट्रॉनिक डेटा दैट मे बी यूजफुल इन एन इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली क्या हुआ कि आपके साथ कोई क्राइम हुआ, ठीक है, अब साइबर क्राइम हुआ। ठीक है, साइबर क्राइम के अंदर आपके पास वो जो साइबर वाले थे वो आए, और उन्होंने मतलब जो भी डेटा उन्हें मिला कि भाई यहाँ यहाँ से क्राइम हुआ है, तो उनको क्या करना है, उस डेटा को स्टोर करना है,
एनालाइज करना है, रिट्रीव करना है, अगर कोई डेटा लॉस हो गया उसे रिट्रीव करना है, और जो भी डेटा है उसे प्रिजर्व करके रखना है कि वो लॉस्ट ना हो जाए, ठीक है। तो उसके प्रोसेस को इन चारों चीज़ों इन चारों चीज़ों को करने के मेथड को या फिर प्रोसेस को ही हम कहते हैं क्या, डिजिटल फॉरेंसिक, ठीक है। सो यही जो चार चीज़ें हैं आपको ये याद रखनी है हमेशा, मतलब पूरे आपको यूनिट के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। इट इंक्लूड्स डेटा फ्रॉम हार्ड ड्राइव्स इन कंप्यूटर। देखो ये जो डेटा है हमारा कहाँ कहाँ से मिल सकता है हमें, या फिर मतलब कहाँ कहाँ का डेटा इंक्लूड होता है इसके अंदर। हार्ड ड्राइव, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव जो आपकी होती है उसके अंदर हो, या फिर मोबाइल फ़ोन्स के अंदर डेटा हो, जैसे कि आपकी चैट्स हों या फिर मैसेजेस हों, ईमेल्स हों, स्मार्ट एप्लीकेशंस, जैसे कि आप समझ सकते हो अप्लायंसेस होती है ना आपकी स्मार्ट, जैसे कि आप होम डोर ही समझ लो, जैसे कि आपके घर में कोई डिजिटल दरवाजा है, ठीक है, उसके अंदर मतलब फिंगरप्रिंट वगैरह लगा के आप खोलते हो तो उसका भी जो डेटा है वो भी उसके अंदर काउंट होगा, ठीक है। एलेक्सा है उसका भी कोई डेटा है तो वो भी आपके इसके अंदर काउंट होगा, ठीक है। अब आता है द गोल ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इज टू कलेक्ट, एनालाइज एंड प्रिजर्व एविडेंस। बेसिकली इसका गोल क्या है कि जो भी जाओ भाई और जल्दी से कलेक्ट करो, जो भी डेटा मिलता है उसे एनालाइज करो और उसे प्रिजर्व करो, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, द नीड ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि भाई कंप्यूटर फॉरेंसिक की नीड ही क्या है। देखो नीड तो यार आप है ना, मतलब इसे पढ़ो भी नहीं ना तब भी आप आके लिख कर आ सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको पता है यार आजकल मतलब हर चीज क्या हो रही है, कंप्यूटर से ही हो रही है, डिजिटल ही हो रही है। तो आपको इसकी कंप्यूटर फॉरेंसिक की जरूरत तो है ही है, क्योंकि कभी भी जरूरी नहीं है कि आपका जो कंप्यूटर है वो हमेशा सेफ रहेगा। वो कभी भी भाई हैकर्स के द्वारा हैक हो सकता है, कभी भी आपका डेटा लीक हो सकता है, तो कंप्यूटर फॉरेंसिक की क्या है, जरूरत तो है ना। द इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन डिजिटल डिवाइसेस एंड द इंटरनेट हैज लेड टू राइज इन साइबर क्राइम। बेसिक सी बात है यार, आजकल की हर सब लोगों की लाइफ किस पर बेस हो गई है, रिलाय हो गई है डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर, ठीक है। और इंटरनेट के बढ़ते 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 चलते क्या हो रहा है कि साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि हैकिंग हो रही है, और आइडेंटिटी थेफ्ट हो रही है, या फिर मतलब किसी की आइडेंटिटी फेक प्रोफाइल वगैरह बना कर किसी के से पैसे लिए जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। फ्रॉड हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कंप्यूटर फॉरेंसिक, जैसे कि रियल लाइफ मतलब कहीं पर भी अगर जैसे फिजिकली कहीं पर किसी के साथ गलत होता है तो वहाँ पर पुलिस वगैरह होती है, तो ऐसे ही यहाँ पर कंप्यूटर फॉरेंसिक होना चाहिए, है ना। Computer forensic is essential for investigating these crimes, recovering lost or stolen data, and supporting legal proceeding। ठीक है, बेसिकली ये एसेंशियल है किसके लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्राइम्स को, और जो भी डेटा लॉस्ट हुआ है उसे रिकवर करने के लिए, और मतलब वो ये सब काम किस में रहकर करे, लीगली, मतलब लीगल वे में करे, ठीक है। अब देखते हैं साइबर फॉरेंसिक क्या होता है, यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं साइबर फॉरेंसिक्स क्या होता है। साइबर फॉरेंसिक्स अ सबसेट ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक। बेसिकली आपने डिजिटल फॉरेंसिक आपको समझ में आ गया, डिजिटल फॉरेंसिक साइंस समझ में आ गया, वो पूरा एक सर्कल है, उसका एक सबसेट क्या है हमारा, साइबर फॉरेंसिक। फोकसेस स्पेशली ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइबर क्राइम एंड इंसिडेंट इवॉल्विंग डिजिटल डिवाइसेस एंड नेटवर्क, ठीक है। दो चीजों पे काम करता है, डिजिटल डिवाइसेस पे और नेटवर्क्स पे, ठीक है। ये मतलब बेसिकली साइबर क्राइम्स एंड इंसिडेंट पे क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन का काम करता है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो हमारा डिजिटल फॉरेंसिक था वो सब चीज़ों पे काम करेगा, स्टोर करेगा, एनालाइज करेगा, रिट्रीव करेगा और प्रिजर्व भी करेगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा को। लेकिन उसी के अंदर एक सबसेट आता है हमारा साइबर फॉरेंसिक, जो कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रूफ फॉर क्राइम, बेसिकली मतलब आपका क्राइम हुआ है उसका प्रूफ कलेक्ट करेगा, है ना। और उसे आप कंप्यूटर फॉरेंसिक भी कहते हो, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ फॉरेंसिक टेक्निक्स टू कलेक्ट, एनालाइज एंड प्रेजेंट डिजिटल एविडेंस रिलेटेड टू लीगल एक्टिविटी कंडक्टेड थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। इलीगल एक्टिविटी कंडक्टेड थ्रू द इंटरनेट। अगर कोई भी इंटरनेट को यूज करके अगर आपकी इलीगल एक्टिविटी हुई है तो उसके उसके मतलब जो भी हुआ है उसके उसको कलेक्ट करो, उसे एनालाइज करो और उसे प्रेजेंट करो डिजिटल एविडेंस को कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, ठीक है। फिर क्या आ जाता है हमारा कि रिकवरिंग कॉल लॉग्स, मैसेजेस, ऐप डेटा एंड मोर। बेसिकली अगर आपके पास कोई मोबाइल फोन है, ठीक है, तो उसके अंदर जितनी भी आपकी कॉल हिस्ट्री होगी वो निकाली जाएगी, ठीक है। आपके जितने भी मैसेज वगैरह हैं वो देखे जाएंगे, और आप किस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हो उसका डेटा देखा जाएगा, जितने भी, जैसे कि आपके पास व्हाट्सएप है तो उसकी चैट्स देखेंगे, उससे कॉल्स वगैरह हुई हैं उन्हें देखेंगे, है ना। उन सबको क्या करेंगे, गैदर मतलब क्या बोलते हैं, स्टोर करके रख लेंगे, ठीक है।
फिर बाद में उसके ऊपर चेकिंग वगैरह हुई होगी, ठीक है, और भी बहुत कुछ। और अगर आपने कोई भी क्लाउड स्टोरेज लिया है, मतलब जैसे कि अगर आपके पास गूगल ड्राइव है, ठीक है, और उसे चेक करेंगे आपने क्या क्या उस पर स्टोर कर रखा है, ठीक है, क्या उसकी वजह से तो कुछ हुआ नहीं है ऐसा, ठीक है। तो यही होता है हमारा साइबर फॉरेंसिक, ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। बेसिक बेसिक पॉइंट है, इन्हें बस मैंने आपको जो बताया वो लिख कर आ जाना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है डिजिटल एविडेंस। बेसिकली डिजिटल एविडेंस आपको पढ़ना जरूरी इसके लिए है क्योंकि डिजिटल एविडेंस हमारा 2023 और 24 में 2 मार्क्स में आ चुका है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा देख लेना। तो सबसे पहले हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड इन डिजिटल फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर हम बेसिक सी डेफिनेशन की बात करें डिजिटल एविडेंस, एविडेंस से क्या समझते हो, प्रूफ, है ना, और वो डिजिटली हो, यानी कि किसमें हो, डिजिटल फॉर्म में हो, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हम स्टोर करते हैं या फिर उसे ट्रांसमिट करते हैं किसमें, डिजिटल फॉर्म में, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, डिजिटल एविडेंस। और हम ना उसे यूज भी कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। इट इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स एंड सोर्सेज। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं डिजिटल एविडेंस में, जितनी भी डिजिटली चीज़ें स्टोर हो सकती हैं, है ना, ट्रांसफ़र हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। वो चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि, और ऑल ऑफ विच मस्ट बी हैंडल्ड विथ केयर टू एंश्योर देयर इंटीग्रिटी एंड एडमिनिस्ट्रेबिलिटी। और उन सबको क्या किया जाता है, अच्छे से हैंडल किया जाता है कि उनकी जो इंटीग्रिटी वगैरह है वो अच्छे से रहे और उसमें कोई भी अल्टर ना हो, कोई भी चेंजेस वगैरह ना हो, ठीक है। अब देखो डिजिटल एविडेंस के कुछ, देखो 2 नंबर में यार इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, फिर आपको है ना इसके टाइप समझा दे रहे हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप इसे अच्छे से अपने आप भी लिख कर आ सकते हो, ठीक है। जैसे कि पहला आता है फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसके अंदर आता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती है, वीडियोस हो सकता है। अब इन सबको आप एक एक करके भी समझा के आ सकते हो अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और ईमेल्स एंड कम्युनिकेशंस, जैसे कि आपकी ईमेल्स हो सकती हैं, आपकी चैट्स हो सकती हैं, एसएमएस हो सकते हैं, सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, है ना, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की। फिर आता है हमारा सिस्टम लॉक्स एंड मेटा डेटा। इसमें मतलब कि आपने कब कब लॉगिन किया है ना, तो वो सारी चीज़ें, टाइम स्टैम्प, है ना। ब्राउज़र हिस्ट्री एंड कैचे। ब्राउज़र हिस्ट्री आपकी मतलब आपकी देखी जा सकती है कि आपने क्या क्या सर्च किया था। आपके कैचे देखे जा सकते हैं, है ना। बेसिकली कैसे से मतलब ये कुकीज़ होती हैं, जैसे आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो उस पे एक सेशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपने इस वेबसाइट पे हाँ भाई लॉगिन किया है और कब से कब तक किया था वो भी आपको पता चल जाता है, और आपने कब कब लॉगिन किया वो भी पता चल जाता है, ठीक है। वो सब चीज़ें देखी जाएंगी। डेटाबेस रिकॉर्ड्स, यानी कि आपने डेटाबेस के अंदर क्या क्या स्टोर कर रखा है, उसके अंदर क्या एंट्रीज हैं, वो सब, है ना। तो यही सब, ये 5 होते हैं हमारे क्या, डिजिटल एविडेंस के टाइप। आप इनको बहुत अच्छे से लिख कर आ सकते हो, मेरे को पता है बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब देखो, अगर हम डिजिटल एविडेंस के कलेक्शन का प्रोसेस याद करें, ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आगे भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें ये आप बनाकर आ सकते हो, ठीक है। बेसिक सी बात है, आपको सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसे एग्जामिनेशन में भेजना पड़ेगा। बेसिकली उसे मतलब चेक करना पड़ेगा, भाई ये मतलब लीगली पेश, मतलब लीगली दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए है भी ठीक के नहीं है, ठीक है। फिर उसे एनालाइज करना पड़ेगा, क्या उसके अंदर कौन सी गलत चीज़ें हैं जो हम नहीं दिखा सकते, उसे निकालना पड़ेगा। फिर रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी जिसे हम एविडेंस के थ्रू, एविडेंस की तरह दिखाएंगे, ठीक है। बेसिकली आपके पास यहाँ पर मीडिया होती है, फिर आप जब उसे एग्जामिनेशन कर लेते हो तो वो डेटा बन जाता है, और फिर एनालाइज करके वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और उस इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट में कन्वर्ट करके आप उसे एविडेंस बना सकते हो, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस याद रखना, और ये वाला प्रोसेस आप लिख कर भी समझा कर भी आओगे, ठीक है। मतलब ये तो आपको बनाकर दिखाना है, फिर आपको समझाना भी है इसे, ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन आया था 2023 और 24 में 7 मार्क्स में, ठीक है। बेसिकली थर्ड सेम का जो पेपर था ना हमारा, अभी 23 और 24 से चल रहा है, बोलोगे भैया, है ना। तो ये थर्ड सेम का जो पेपर था ना, उसमें आया था फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल, ठीक है। ईमेल की कैसे फॉरेंसिक एनालिसिस होती है, ठीक है, मतलब कि आपके पास ईमेल है, ईमेल्स हैं, उन्हें आप कैसे चेक करोगे, ठीक है, कि वो मतलब उसके अंदर से कुछ मिस यूज तो नहीं हुआ है आपका डेटा, है ना। Email forensics involve the analysis of email messages to uncover relevant information is an investigation। बेसिकली ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपकी इन्वेस्टिगेशन में यूज हो सकती है और अनकवर है, अभी तक उसे कवर नहीं किया गया है, उसे हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। बेसिकली ईमेल मैसेजेस को हम एनालाइज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। This include identifying the sender, recipient, analyzing the content, attachment and header, and tracing the email origin and path।
तो इसमें क्या-क्या चीज़ें आ गई, आप इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करोगे, आप सबसे पहले सेंडर देखोगे, रिसीवर देखोगे, जो भी कंटेंट है उसे एनालाइज़ करोगे, जो भी उसके साथ अटैचमेंट है यानी कि पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट है, इमेज है, उसे देखोगे। उसके साथ जो हेडर होता है ना? हेडर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं ईमेल के हेडर में, ठीक है? इतना आप याद रखो बस। फिर आप ट्रेस करते हो कि भाई ईमेल कहाँ से आया है, ठीक है? उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है? और कैसे-कैसे आया है, उसका पाथ क्या है, ठीक है? कहाँ-कहाँ से वो आया है। इतना आया समझ में। देयर आर मेनी टूल्स अवेलेबल दैट हेल्प क्रिएट फेक ईमेल्स। और बहुत सारे ऐसे भी टूल्स हैं जो आपकी फेक मेल्स बना देते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। बट फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल हेल्प्स इन ऑथेंटिसिटी ऑफ एन ईमेल व्हेन सस्पेक्टेड। अगर कोई ईमेल ऐसा सस्पेक्ट होता है भाई ये फेक लग रहा है, ठीक है, तो हमारे पास ऐसे भी टूल्स हैं जिससे हम उसे ऑथेंटिसिटी उसकी कर सकते हैं, है ना, कि वो भाई फेक तो नहीं है। अगर फेक है तो पता चल जाएगा तुरंत, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें देखो, एक होता है मेल सर्वर, एक होता है क्लाइंट सर्वर, ठीक है। मेल सर्वर इज सॉफ्टवेयर इज अ नेटवर्क सर्वर सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये क्या है, नेटवर्क सर्वर सॉफ्टवेयर होता है मेल सर्वर सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ ईमेल, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी आपका फ्लो ऑफ ईमेल है, कहाँ से कहाँ ईमेल गया, उसे उसे कंट्रोल करता है। द मेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर हेल्प ईच यूजर टू रीड, सेंड, डिलीट मैसेजेस। देखो, एक हो गया सर्वर साइड पर आपका सॉफ्टवेयर है, एक आपका क्लाइंट साइड पे सॉफ्टवेयर है। सर्वर साइड पे क्या वो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, वो देख रहा है ईमेल के फ्लो को, ठीक है। और जो क्लाइंट साइड पे वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि भाई यूजर हमारा रीड कर सके, कोई भी डेटा सेंड कर सके, डिलीट कर सके, ठीक है। ईमेल ट्रेसिंग इज डन बाय एग्जामिनिंग द हेडर इन्फॉर्मेशन। अब बेसिकली ईमेल की ट्रेसिंग कैसे होती है कि भाई ईमेल कहाँ से आया है, तो उस वो किससे होती है कि आपका जो हेडर होता है ना, उसे टेस्ट करके कि उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर से इन्फॉर्मेशन निकाल कर, ठीक है। देखते हैं हम हेडर की एनालिसिस कैसे होती है। हेडर एनालिसिस ऑफ ईमेल, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट सेंडर ऑफ एन ईमेल, हम ये निकालते हैं। पाथ थ्रू विच ईमेल हैव ट्रेवल्ड। देखो, हम सेंडर की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे ना, हम अपनी इन्फॉर्मेशन क्यों निकालेंगे, हमें तो आया ही है ना, तो हमें सेंडर की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। फिर हमें ये देखना है कि कौन से पाथ से ईमेल आया ट्रेवल्ड होके। फिर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पूफिंग, ठीक है, मतलब कि क्या चीज़ गलत हुई है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, लिंक एनालिसिस। देखो, पहला हो गया हेडर एनालिसिस, ये सब मेथड्स हैं इसके, ठीक है। लिंक एनालिसिस क्या होता है, यूज टू आइडेंटिफाइंग द लिंक्स बिटवीन द सस्पेक्ट्स। अब देखो, बहुत सारे आपके पास फेक ईमेल्स आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग ईमेल से आ रहे हैं, तो हम देखेंगे भाई इन सबके मेल्स के बीच में लिंक क्या कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा लिंक है जो कि इन सबको एक जैसा बनाता है। फिर वो है ना, मतलब ये जो लिंक एनालिसिस होता है वो होता है ग्राफिकल डेटा एनालिसिस मेथड। मतलब कि इसके अंदर ना ग्राफ्स के थ्रू आप जो आपका डेटा एनालिसिस होता है वो ग्राफ के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये जल्दी मतलब पता लगा सकते हैं इसके अंदर से। आपको ज़्यादा यार इसके अंदर नहीं जाना है, आपको बस जो मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ो। फिर आता है बैड टैक्टिक्स। मतलब इसके अंदर क्या करोगे आप, जो भी आपका सस्पेक्ट होगा उसे आप उसके आप आईपी एड्रेस पकड़ोगे, मतलब कि निकालोगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट आईपी एड्रेस ऑफ द कल्प्रिट, ठीक है। और ईमेल विद द एचटीटीपी कॉलन, आप एक इमेज सोर्स भेजते हो टैग में, मतलब कि एक इमेज टैग में आप ना एक मेल भेजते हो सस्पेक्ट को, जो भी आपको लगता है, ठीक है। अगर वो उस पर क्लिक करता है तो उसका जो आईपी एड्रेस होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। ये आपका मतलब बैड टैक्टिक्स होती है। ये समझ में आ गया आपको, ये जो मेथड्स होती हैं हमारी, ये जो फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए, किसके लिए, ईमेल के लिए, ठीक है। अब देखो, ये मेथड्स हो गई। अब हमारे पास ना बहुत सारे टूल्स भी हैं जो ये फॉरेंसिक एनालिसिस में यूज होते हैं। ईमेल ट्रैकर प्रो, ये क्या करता है, एक हमारा ये टूल है, ठीक है, ये नाम का ये टूल है ईमेल ट्रैकर प्रो। आप कोई भी अलग नाम नहीं लिख सकते, यही नाम लिखना पड़ेगा। कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है। जो भी आपके पास आईपी एड्रेस है वो डालो, ये बता देगा कि जियोग्राफिकली कहाँ पर वो लोकेट कर रहा है, ठीक है। मिस मिस यूज़ रिपोर्टिंग, अगर कोई भी उसका मिस यूज़ कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट भी आपको दे देगा, ठीक है। फिर आता है ऐड कंप्लेन, सेकंड जो टूल है। रोबोटिकली आइडेंटिफाई द मैसेज, जो भी आपका मैसेज है उसे मतलब बिना खोले मतलब देख लेगा और आइडेंटिफाई करके बता देगा। कंप्यूट मिस यूज रिपोर्ट, और ये भी कंप्यूट कर देता है अगर कोई मिस यूज हो रहा है, ठीक है। फाइनल ईमेल, एक होती है फाइनल ईमेल, कैन रिकवर द ईमेल डेटाबेस फाइल। अगर कोई भी आपके ईमेल डेटाबेस में से फाइल लॉस्ट हो गई है तो उसे रिकवर कर देगा, ठीक है। और लोकेट्स लॉस्ट ईमेल, अगर कोई भी ईमेल लॉस्ट हुई है उसका लोकेशन भी बता देगा, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने जितना बताया बस आपको ये सारी चीज़ें लिख कर आ जाना, तो वो 7 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक लाइफ साइकिल, ठीक है, ये भी 2023 और 24 में 7 नंबर में पूछा था। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले ना डिजिटल फॉरेंसिक साइंस जो मैंने आपको बताया था पहले, वही आपको इंट्रोडक्शन पूरा लिख कर आना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये जो मैंने बता रहा हूँ ये लिखना है, ठीक है। द डिजिटल फॉरेंसिक लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ सर्वल स्टेजेस, इसके अंदर कुछ स्टेजेस होते हैं, और जो सारे स्टेजेस हैं वो इन 4
चीज़ों पर एम कर रहे होंगे कि आइडेंटिफाइंग द डेटा, जो भी आपका काम का डेटा है उसे आइडेंटिफाई करो, कलेक्ट करो, एनालाइज करो और उसे प्रिजर्व करके रखो डिजिटल एविडेंस को, ठीक है। सो देखो आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, डिटरमाइनिंग व्हाट डिजिटल एविडेंस इज रिलेवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन। अब जो भी डेटा आपको मिल रहा है सब कुछ तो रख नहीं लोगे, आपको चेक करना पड़ेगा ना कि वो भाई आपका इन्वेस्टिगेशन में काम भी आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी परसेंटेज लगता है कि वो काम आएगा तो आप उसे रख लो, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन हो गया। फिर आता है प्रिजर्वनेस। प्रिजर्वनेस, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो भी आपको डेटा मिला है उसे भाई उसकी एक एग्जैक्ट कॉपी बना लो, ठीक है, और उसे प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है। जो भी आपका ओरिजिनल डेटा है उसे प्रोटेक्ट करके रखो, और जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, वो आप उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना के रखो, ठीक है, उस पर काम करो, जिससे कि आपका जो डेटा है वो लॉस्ट होने की चांसेस बहुत कम हो जाए, ठीक है। कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन गैदरिंग द डिजिटल एविडेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है। अब फिर अलग अलग सोर्सेज पर जाकर उनसे डेटा को कलेक्ट करो। फिर आता है एग्जामिनेशन, जो भी आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, सारा डेटा आपने उसकी कॉपी भी बना ली। एनालाइजिंग द डेटा टू एक्सट्रैक्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बेसिकली आपने अब सारा डेटा जो भी आपने कलेक्ट किया उसे रहा हो, भाई ये हम लीगली दिखा भी सकते हैं कि नहीं दिखा सकते, उसके अंदर से जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसे एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। अब आता है एनालाइज। एनालाइजिंग का मतलब क्या है कि बेसिकली एनालाइज में क्या होगा, जो भी फालतू का डेटा है उसे निकाल दो, ठीक है। ये आपको स्टेप याद रखने, ठीक है, अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा उसका सर्कल बना के। फिर आपने एनालाइज कर लिया डेटा को, फिर आता है रिपोर्टिंग। जो भी आपने एनालाइज किया डेटा उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर लो क्लियर एंड कॉन्साइज मैनर में, ठीक है। आपने रिपोर्ट तैयार कर ली। अब आप प्रेजेंट कर दो उसे किसमें, कोर्ट ऑफ लॉ में, एविडेंस को, जिससे कि और एविडेंस और फाइंडिंग्स हो जिसके कि आप उसे प्रूफ कर सको जो भी आपने मतलब केस पे आए हो, ठीक है। बेसिकली आप ना ये याद रखना कि आपको ना एनालाइज के अंदर ना, जब आप डेटा सारा एग्जामिनेशन वगैरह हो गया है तो काफ़ी आपके पास कम डेटा होगा, ठीक है। तो आपको एनालाइज में क्या करना पड़ेगा, उसे एक केस में तैयार करना पड़ेगा। बेसिकली ऐसे नहीं कि सारा डेटा आप एक साथ दिखा दोगे, उसे आपको एक केस में तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। डेटा टू बिल्ड अ केस, एक केस बनाना पड़ेगा उसका, ठीक है, कैसे कैसे कब कब हुआ था, ठीक है। अभी हम जब कस्टडी पढ़ेंगे ना एविडेंस की, तो हमें समझ में आएगा कि हमें कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन बनानी पड़ती है, ठीक है। सो ये था। अब मैं आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम आपको जरूर बना के आना है अपने पेपर के अंदर, जिससे कि आपको नंबर पूरे मिल पाए, ठीक है। ये जो डायग्राम्स वगैरह होते हैं ना थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर, ये समझ लो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये तो आपको बनाकर ही आने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा है हमारा प्रिजर्वनेस। फिर आता है हमारा कलेक्शन। फिर आता है हमारा एग्जामिनेशन। फिर आता है हमारा क्या, एनालिसिस। फिर आता है हमारा रिपोर्टिंग। फिर आता है हमारा प्रेजेंटेशन। ये चारों बनाना, बीच में लिख देना डिजिटल फॉरेंसिक लाइफ साइकिल, ठीक है। इतना है समझ में। अब आता है हमारा चेन ऑफ कस्टडी कॉन्सेप्ट। बेसिकली जब भी आप कोई भी एविडेंस को लेते हो अपने हिरासत में, यानी कि अपनी कस्टडी में, ठीक है, तो वो जो कस्टडी में जो आपका एविडेंस है, वो भाई जो यूजर है उसे भाई ट्रस्ट होना चाहिए कि मतलब जो भी आपका यूजर वगैरह है उसे ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई उसका एविडेंस जो है वो सही हाथों में है ना, तो उसका कोई भी लॉस नहीं होगा डेटा का। तो आपको है ना ये जो कस्टडी, चेन ऑफ कस्टडी कॉन्सेप्ट वहीं पर आता है कि आपको ना सब चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन करके रखनी पड़ती है। द चेन ऑफ कस्टडी इज अ क्रिटिकल इन क्रिटिकल एस्पेक्ट आएगा इसमें इन डिजिटल फॉरेंसिक। इट रिफर टू द डॉक्यूमेंटेशन एंड हैंडलिंग प्रोसेस ऑफ एविडेंस फ्रॉम द मोमेंट इट कलेक्टेड इंटिल इट प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। जैसे ही आपने वहां से जो एविडेंस है उसे कलेक्ट किया और वहां से लेकर कोर्ट में प्रेजेंट करने तक जितनी भी आपने चीजें करी हैं उस पर भाई अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करके दिखाओ कि आपने कहा क्या क्या कब कब किया, ठीक है। मेंटेनिंग एन अनब्रोकन चेन ऑफ कस्टडी एंश्योर दैट द एविडेंस हैज नॉट बीन टेम्पर्ड विथ एंड इज एडमिनिस्ट्रेबल इन लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है। बेसिकली आप एंश्योर ये कराते हो कि आपका जो डेटा है वो कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, टेम्पर्ड नहीं हुआ है, अल्टर नहीं हुआ है, ठीक है। सो उसके लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होती है। ये समझो ना कि आपने मतलब ये बताया भाई मेरा ये जो कंप्यूटर है ना इसके अंदर डेटा लॉ हैकर आ गए हैं, इसके अंदर भाई दिक्कत हो गई, डेटा लॉस वॉस हो गया है, ठीक है। तो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया साइबर वालों ने। फिर उसके ऊपर क्या किया कि वो सारी चीजें जो उसे कस्टडी में रखेगा उसके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे वो, कि कब कब लिया था वो डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, ठीक है। उसके अंदर से कौन से डेटा का वो यूज कर रहे हैं वो लिखेंगे और डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, डिटेल ऑफ हु हैंडल द एविडेंस, है ना, मैंने आपको बता दिया ये। व्हेन वेयर एंड व्हाई, ये सारी चीजें लिखी जाएगी। ईच ट्रांसफर ऑफ एविडेंस इज वेरीफाइड एंड रिकॉर्डेड, ठीक है। जो भी आपका अगर एविडेंस कहीं पर भी ट्रांसफर हो रहा है तो वो वेरीफाइड होगा पहले और फिर रिकॉर्डेड होगा, ठीक है। अब जो आपका डिजिटल ये जो आपका ये ना कस्टडी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर ना एक प्रोसेस होता है, ठीक है। वो जो प्रोसेस होता है ना वो यही वाला होता है, सेम टू सेम।
आपको यही वाला आपका जो ये है ना प्रोसेस, यही वाला प्रोसेस आपको यहाँ पे भी लिख कर आना है चेन ऑफ कस्टडी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। सो आई होप ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, नेटवर्क फॉरेंसिक्स। बेसिकली जैसे हमने ईमेल फॉरेंसिक्स देखा था ना कि हम ईमेल पे कर रहे थे, यहाँ पर हम नेटवर्क पे करेंगे, ठीक है। तो देखो, नेटवर्क फॉरेंसिक्स इन्वॉल्व मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग कंप्यूटर नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है, कि आपके कंप्यूटर का जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, उसे एनालाइज करना, उसे मॉनिटर करना, ठीक है। टू आइडेंटिफाई एंड इन्वेस्टिगेट सिक्योरिटी ब्रीचेस, ठीक है, कहाँ पर आपका डेटा लॉस हो सकता है, साइबर अटैक्स कहाँ से हो सकते हैं, एंड अदर नेटवर्क रिलेटेड इंसिडेंट, ठीक है। बेसिकली अगर आपके साथ कोई भी नेटवर्क रिलेटेड इंसिडेंट हुआ है तो ये बहुत काम आता है, ठीक है। तो देखो, दिस फील्ड रिक्वायर स्पेशलाइज्ड टूल एंड टेक्निक्स टू कैप्चर एंड एग्जामिन नेटवर्क पैकेट्स, ठीक है, जो भी आपके नेटवर्क पैकेट्स होते हैं ना, जहाँ पे अगर आप जैसे नेटवर्क के थ्रू कोई भी डेटा वगैरह ट्रांसफर कर रहे हो, अगर बीच में कहीं पर आपका वो डेटा ब्रीच हो गया, लीक हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पर दिक्कत आएगी, तो आपको यहाँ पर नेटवर्क फॉरेंसिक वगैरह का काम आएगा, ठीक है। तो देखो, इसमें टेक्निक्स और टूल्स देखेंगे। तो टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, पहला होता है पैकेट एनालिसिस, ठीक है, मतलब कि आपका जो पैकेट है उसे एनालाइज किया जाएगा, सॉरी नेटवर्क पैकेट है उसे एनालाइज किया जाएगा। एग्जामिंग नेटवर्क पैकेट्स यूजिंग टूल्स लाइक वायरशार्क टू आइडेंटिफाई सस्पिशियस एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पर हम किस टूल्स का यूज करेंगे, वायरशार्क का। आप अलग से भी टूल्स का नाम लिख कर आ सकते हो, वायरशार्क यूज फॉर पैकेट एनालिसिस, ठीक है, ऐसे लिख कर आ सकते हो। ट्रैफिक मॉनिटरिंग, फिर होगा आपका ट्रैफिक मॉनिटरिंग, ये भी टेक्निक होती है। एक तो हो गया हमारा पैकेट एनालिसिस, फिर होगा हमारा ट्रैफिक मॉनिटरिंग, नेक्स्ट टेक्निक। यूजिंग नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स टू डिटेक्ट अनयूजर ट्रैफिक पैटर्न्स, ठीक है, आपके अगर का जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसके अंदर अगर कोई आपको लगता है कि ऐसा पैटर्न बन रहा है जो कि अनयूजुअल है, पहले कभी नहीं हुआ था, तो यहाँ पर आप इसका यूज करोगे, ठीक है। सो फिर आता है हमारा फ्लो, यहाँ पर मतलब ये जो है ना ट्रैफिक मॉनिटरिंग इसी के लिए होती है कि अनयूजुअल अगर पैटर्न आया तो भाई पता लग गया यहाँ पर कुछ होने वाला है, ठीक है, या फिर हो गया है, तो वो काम आएगा। फ्लो एनालिसिस, फिर आता है फ्लो एनालिसिस, एनालाइजिंग नेटवर्क फ्लो डेटा टू आइडेंटिफाई कम्युनिकेशन पैटर्न, ठीक है। अगर आपको कम्युनिकेशन पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है तो आप फ्लो एनालिसिस कर सकते हो कि आपका नेटवर्क जो है, जो डेटा है आपका वो कहाँ से कहाँ पे फ्लो हुआ, फिर कहाँ से कहाँ पे फ्लो हुआ, तो आपका जो नेटवर्क फ्लो डेटा है वो आप आइडेंटिफाई करोगे, किसके लिए, कम्युनिकेशन पैटर्न के लिए, ठीक है। सो आई होप ये भी समझ में आ गई होंगी सारी टेक्निक्स, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नेटवर्क फॉरेंसिक, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया बस लास्ट वाला, वो देख लेना, है ना। और सबको देख लो, क्योंकि अगर आ गया तो लिख कर आ जाना, ठीक है। अब ये जो स्टेप्स है नेटवर्क फॉरेंसिक्स के, इन्हें याद कर लो। सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा को प्रिजर्व करते हैं, मतलब उसकी कॉपी बनाकर, फिर डेटा को एनालाइज करते हैं, मतलब उसके अंदर एक पैटर्न बनाकर, केस बनाकर, ठीक है। फिर इंसिडेंट रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई भी इंसिडेंट वापस से रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि उस इंसिडेंट में अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ छूट गई है तो वापस से उसे एक बार चेक कर लो, ठीक है। फिर रिपोर्ट तैयार कर लो। यही स्टेप होता है। इस सबको प्लीज मैंने ना यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता है यार आप लिख लोगे अगर आपने यहाँ तक वीडियो को अच्छे से देखा है। तो सब में देखो यही चीजें आ रही है। सबसे पहले आप डेटा को कलेक्ट करते हो, फिर आप उसे प्रिजर्व करते हो, फिर उसे एनालाइज करते हो, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आपने उसे क्या कर लिया, इंसिडेंट रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर आपने रिपोर्टिंग यानी कि रिपोर्ट तैयार कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा अप्रोचिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। कौन कौन सी चीजें होती हैं, है ना, कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में अप्रोचेस। तो देखो, सबसे पहले सिक्योर द सिस्टम, सब्जेक्ट सिस्टम, जो भी आपको लगता है कि भाई कंप्यूटर में आया तो उसे भाई सबसे पहले अपनी कस्टडी में ले लिया पुलिस ने, और भाई उसे उसे सिक्योर कर लिया कि उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। क्विकली एंड इफेक्टिवली रिस्पॉन्डिंग टू द इंसिडेंट टू मिटिगेट डैमेज एंड प्रिजर्व एविडेंस, ठीक है। अगर तुरंत की तुरंत ही अगर एक्शन लिया जाएगा तो सही रहेगा, जिससे कि आपका जो एविडेंस है वो प्रिजर्व रहे, ठीक है, और भी कोई डैमेज ना आए आपके पास साथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्विकली एंड इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना है उसे। आइडेंटिफाई एंड रिकवर ऑल फाइल्स, अगर आपकी कोई भी फाइल लॉस हो गई है तो उसे आइडेंटिफाई करें और फिर रिकवर करें। ये आपके अप्रोचेस हैं किसकी, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स की, ठीक है, कि मतलब ऐसे ऐसे आपका जो डेटा है अगर रिकवर किया जा सकता है। एग्जामिंग द डेटा टू अनकवर एविडेंस एंड बिल्ड अ केस, अगर कोई भी आपको लगता है कि एविडेंस रह गया है तो उसे कवर करिए, और अगर कोई लगता है आपको केस बन सकता है इसका तो केस बना सकते हैं, ठीक है, जब भी तो आप प्रेजेंट करोगे कोर्ट में। फिर आता है डॉक्यूमेंटिंग द फाइंडिंग्स, है ना, जो भी आपको लगता है कि आपकी फाइंडिंग्स हैं उन्हें डॉक्यूमेंट करो, ठीक है, और फिर उसे क्या कर दो, प्रेजेंट कर दो, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट आ जाएगा।
सो यही आपका जो था, ये था अप्रोचिंग अ कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। थ्योरी पार्ट है बस यार। ये जो पॉइंट्स है इन्हें याद कर लो कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसे सबसे पहले कस्टडी में ले लो। फिर उस पे आप ये याद रखो कि आपको क्विकली एक्शन लेना है, और जो भी फाइल्स आपकी डिलीट हो गई है उसे जल्दी से रिकवर करना है, और अगर कोई एविडेंस रह गया है तो उसे भी कवर करना है, और जो भी फाइंडिंग्स है उसे डॉक्यूमेंट करके प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसका जो ये ना पाथ है, ये देखो। सबसे पहले आप क्या करते हो, प्रिपरेशन करते हो जो भी आपकी को लगता है यहाँ पर हो सकती है चीज़ें। बेसिकली क्या है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। फिर इंसिडेंस रिस्पॉन्स, आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करना है। डेटा एक्विजिशन, यानी कि आपको लगता है जो भी डेटा आप ले सकते हो उसे जल्दी से एक्वायर करो। फिर डेटा एनालिसिस, उसे एनालाइज करो, और फिर रिपोर्ट तैयार करो। यही चीज़ आ रही है यार हर बार, सब में यही स्टेप्स हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा फॉरेंसिक्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट। ये आपका लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट है मतलब कि आ चुका है पहले 7 नंबर में। उसमें आपके दोनों चीज़ें पूछ ली थी, मतलब यही पूरा पूछ लिया था कि द सिक्योरिटी प्राइवेसी थ्रेट्स एंड चैलेंजेस फॉर कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। तो सबसे पहले हम देखें तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं भाई। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जो भी आपकी वेब सर्विसेज हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी वेब सर्विसेज हैं, वेब बेस्ड सर्विसेज हैं, वो सारी क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इसका। तो यहाँ पर जो डेटा लॉस है या फिर जो भी आपका साइबर क्राइम है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर। तो इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक्स टू इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज एक्टिविटीज, बिहेवियर्स एंड डेटा ऑन डेट डेटा ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। बेसिकली ये ऑन डेटा 2 बार लिख आया है, हाँ। ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। बेसिकली क्या होगा कि आपकी जो भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, उस पर अगर कोई भी चीज़ अगर ऐसी होती है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए चीज़ है ना। तो कि एक्टिविटीज़ क्या हो रही है और बिहेवियर क्या है उसका। इट इज़ अ क्रिटिकल एक्सेप्ट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न डिजिटल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये बेसिकली मॉडर्न डिजिटल इन्वेस्टिगेशन का ही एक पार्ट है, क्योंकि आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट पहले थोड़ी ना थी, अभी तो आई है, तो नया नया तो मॉडर्न, तो आपको मतलब अपडेट तो करना ही पड़ेगा। एनालाइज एविडेंस वाइल रिस्पेक्टिंग यूजर्स प्राइवेसी एंड मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। जब भी अगर आप एविडेंस को मतलब एनालाइज वगैरह कर रहे हो तो आपको यूजर की प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी अगर प्राइवेसी लॉस्ट हो गई तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। अ, फिर आता है हमारा क्या, मतलब प्राइवेसी लॉस, मतलब कि आप उसका अगर डेटा वगैरह लॉस हो गया, ठीक है, वो सबका ध्यान रखना पड़ता है, और मेंटेन करनी पड़ती है डेटा इंटीग्रिटी, कि डेटा आपका लॉस ना हो, कोई भी उसके अंदर अल्टर ना आए, कोई भी उसके अंदर टेम्पर्ड ना किए जाए, ठीक है। व्हाट आर द प्राइवेसी थ्रेट्स एंड व्हाट आर द चैलेंजेस फेस, ठीक है। ये जो आपका था ना क्वेश्चन, ये आपका 2023-24 यानी कि थर्ड सेम में आया था 7 नंबर में, ठीक है। तो इस बार भी आ सकता है, इसके लिए मैंने काफ़ी अच्छे से करा दिया है। द सिक्योरिटी प्राइवेसी थ्रेट्स, यानी कि जो भी आपको लगता है इन चीज़ों से डर, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं हमारी थ्रेट्स। तो देखो, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट्स ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर डाइवर्स एंड इवॉल्विंग, ठीक है। बेसिकली बहुत ज़्यादा है और बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो देखो, यूजर एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रिमेन रोबस्ट सिक्योरिटी, बेसिक सी बात है यार, अब तो बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि अब देखो आप एआई वीडियोस वगैरह बन बन जाती हैं एक्ट्रेस की, तो मतलब बढ़ती ही जा रही हैं एआई आने के, और उससे पहले भी बहुत चीज़ें होती थी, ठीक है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, तो ये भी हमें सुधारना पड़ेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को। तो देखो, यूजर एंड यहाँ पे थे ना, यूजर एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रिमेन रोबस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, ठीक है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर उनका कोई भी सोशल मीडिया पे हैंडल है ना, कोई भी अगर यूजर है उसका सोशल मीडिया पे हैंडल है, तो उसे रोबस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को पर काम करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए अपने हमेशा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हमेशा ऑन रखना चाहिए, रेगुलर मॉनिटर करता रहना चाहिए अपने अकाउंट को, कि भाई उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही कि हमने नहीं करी है और अपने आप हो गई है, ठीक है। या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको लगती है कि लॉस्ट करा सकती है आपका डेटा। Additionally, social networking platforms must continuously enhance their security measures to protect user data and maintain trust, ठीक है। जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें भी इस पर ध्यान देना चाहिए, और अपनी जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसे एडवांस करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब होती जा रही हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि आपके यूजर्स के अंदर आपके लिए ट्रस्ट बिल्ड हो, ठीक है। जैसे कि पहले अगर हम अपने व्हाट्सएप जब पहली बार इंस्टॉल किया होगा, जब वहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं था, लेकिन अब आ गया है, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपडेट किया है अपने आप को, ठीक है। ऐसे ही गूगल ने भी किया है, तो वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। सो अब बात कर लेते हैं हम सिक्योरिटी थ्रेट्स की, ठीक है। बेसिकली जो थ्रेट्स होते हैं जिनसे सबको डर लगता है कि उनके साथ ये चीज़ ना हो जाए, ठीक है। सबसे पहले आता है डेटा ब्रीचेस, यानी कि कोई अगर
ऐसा यूज़र आपके डेटा को एक्सेस कर लेता है जो कि अनऑथराइज्ड है, यानी कि आपकी परमिशन के बिना, ठीक है। आपका पासवर्ड किसी को मिल गया और किसी ने उसे एक्सेस कर लिया आपके अकाउंट को, ठीक है, और उससे कोई गलत इन्फॉर्मेशन सबको फैला दी या फिर किसी से पैसे मांग लिए, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा पहला डेटा ब्रीचेस। फिर आता है हमारा मालवेयर मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास ना बहुत सारे मैसेजेस ऐसे ही स्कैम हो रहा होता है, कि स्पैम हो रहे होते हैं, सॉरी, कि आपके पास ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं और आप अगर आप उस पे होता है कि लॉटरी लगी है आपकी 2000 की या फिर 2 लाख की, आप उस पे क्लिक करते हो और आपका जो भी मोबाइल का एक्सेस है वो उसके पास चले जाता है, हैकर के पास, ठीक है, या फिर आपके जो अकाउंट में से पैसे डिटेक्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। सो ये होता है हमारा मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कोई आपका ऐसी मालिशियस लिंक या फिर फाइल्स को क्या कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है हर जगह, है ना, फैला रहा होता है। अगर कोई उस पर क्लिक कर लेता है तो वो फंस जाता है। अब आता है साइबर बुलिंग एंड हैरेसमेंट, ठीक है। साइबर बुलिंग एंड हैरेसमेंट आपको बहुत अच्छे से पता होगा, यानी कि कोई भी ऐसे सोशल मीडिया पर आकर या फिर ऑनलाइन क्या करता है कि किसी को हैरेस करता है या फिर उसकी उसको बुलिंग करता है, चिढ़ाता है, ठीक है, या फिर उसकी मतलब कोई भी ऐसे जैसे कि आजकल रोस्ट करते हैं ना लोग, ये भी उसी के अंदर ही आता है, ठीक है, वो भी मतलब इसी के अंदर आता है, क्योंकि बहुत मतलब रोस्ट ऐसे गाली वाली दे के भी करते हैं बहुत लोग, तो वो साइबर बुलिंग ही होती है। उसके ऊपर डिफेमिनेशन का केस भी बन सकता है, ठीक है, अगर कोई चाहे तो उसे कर सकता है डिफेमिनेशन का केस। तो साइबर बुलिंग एंड हैरेसमेंट भी एक ऐसा ही थ्रेट है। फिर आता है हमारा इम्पर्सनेशन एंड फेक अकाउंट, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सेम टू सेम कोई फेक अकाउंट बना ले और आप जो मतलब नहीं भी बोल रहे हो वो भी सबको ऐसा लगे कि आप ही बोल रहे हो, क्योंकि आपके जैसा सेम टू सेम फेक अकाउंट बना ले। इसके लिए आजकल जो वेरिफिकेशन टिप्स होते हैं वो ज़्यादातर दिए जाते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि पता चल जाता है कि कौन रियल है, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी को मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना, कभी कभी आपकी जैसे सेम टू सेम अकाउंट कोई और बना लेता है और आपकी जगह पर कहीं और अपने मतलब रिलेशन वगैरह में आपके में पैसे वैसे मांगने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत जगह मैंने ऐसा सुना है, होता है, ठीक है। ये तो हो गए सारे क्या थ्रेड्स हो गए। आप इनको बहुत अच्छे से डिफाइन करके आ सकते हो, है ना, एक एक करके, मतलब कि सब चीज़ों को अपनी अपनी तरह से, ठीक है। कोई भी इसके अंदर स्टैंड वगैरह नहीं है भाई, आप अपने आप लिख कर आना, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारे चैलेंजेस इन कंप्यूटर फोरेंसिक्स। अब मतलब दिक्कत क्या क्या है कि कंप्यूटर फोरेंसिक्स के अंदर जो भी आप मतलब ऐसे तो देखो, जो भी अगर फिजिकली कोई भी चीज़ होती है तो उसमें इतने ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होते, क्योंकि वहां पर क्या है कि सब कुछ सामने है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि सारा चीज़ डिजिटल ही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, ठीक है, जैसे फाइंड करने में हर चीज़। तो सबसे पहला है हमारा डेटा वॉल्यूम एंड वैरायटी। मतलब कभी कभी क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसकी जो वैरायटी यानी कि जो उसके टाइप्स होते हैं वो भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उन्हें हैंडल करना भी अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि हैंडलिंग एंड एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। मतलब उसे एनालाइज करना और हैंडलिंग करना भी, मतलब आप एक्सपर्ट होने चाहिए उसके अंदर, या फिर आपको अलग से एक्सपर्ट चाहिए उसके लिए। हो गया, ये हो गया एक आपका जो चैलेंज था। नेक्स्ट आता है इंक्रिप्शन एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन। देखो, आपका जो ज़्यादातर जो डेटा होता है वो सारा इंक्रिप्टेड होता है। व्हाट्सएप पे भी अगर कोई डेटा इधर से उधर होता है वो भी इंक्रिप्टेड होता है, ठीक है। यानी कि मतलब इंक्रिप्टेड का तो मतलब पता है ना, कि वो जैसे कि ए लिखा, मतलब कि आपका जो डेटा है ऐसे मतलब कन्वर्ट कर दिया जाता है की का यूज़ करके, जिससे कि ना किसी को पता ना चले कि क्या है वो, ठीक है। इंक्रिप्शन, और उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ता है, प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है किसी की। एक्सेसिंग डेटा प्रोटेक्टेड बाय इंक्रिप्शन एंड रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी लॉस, ठीक है। मतलब कि इंक्रिप्टेड डेटा को एक्सेस करना और उसके साथ साथ किसी की भाई प्राइवेसी भी लीक ना हो, और उन लोगों को मेंटेन करना। रैपिड डेटा डिलीशन। कभी कभी क्या होता है कि आपका डेटा बहुत सारा लॉस्ट हो गया होता है, तो उसे जल्दी जल्दी रिकवर करना कि कहीं पूरा डेटा ना लॉस्ट हो जाए, ठीक है, ये भी एक चैलेंज ही होता है। एनोमिनिटी एंड स्यूडोमिटी, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है मतलब कि कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं जो कि फेक प्रोफाइल, मतलब जो मैंने आपको बताया, ऐसी प्रोफाइल होती है जिनका किसी को पता ही नहीं होता। एनिमस जो उनकी प्रोफाइल होती है ना, उनको पता लगाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट चैलेंज क्या है आपका कि जुरिडिक्शनल इश्यूज, यानी कि मतलब सारी चीज़ें आपको लीगल रूल्स को फॉलो करते हुए करनी पड़ती हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि आप अगर रूल्स वगैरह के बाहर नहीं जा सकते,
इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज, अब नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे कि इनक्रिप्शन भी एक नई टेक्नोलॉजी है, मतलब कि पुरानी है बहुत, पर एक समय पे वो अपडेट हुई थी, ठीक है। तो मतलब कि क्या होता है कि कंप्यूटर फोरेंसिक में उसे उससे उसके साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी कहीं आपको पीछे ना छोड़ दे, ठीक है। क्योंकि आपके साथ ऐसा कोई आपके सामने केस आता है जिसके अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, पर आपको वो टेक्नोलॉजी के बारे में ही नहीं पता, तो दिक्कत है, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज है कि आपको मतलब उसके साथ अपडेटेड रहना है, ठीक है। सो यहीं पर आपकी सारी जो टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स है, वो सारे खत्म हो गए हैं। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में टॉपिक बताए येलो कलर से जो हाईलाइट करके, वो ही आपको अच्छे से करने हैं, और सारी चीज़ें तो आपको करनी है, पर उनको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे समझा दिए, हमारे चैनल पे सारी यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। सो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जल्दी से जाओ चेकआउट करो प्लेलिस्ट को, और जल्दी जल्दी से पढ़ो, ठीक है, सब कुछ पढ़ लो। और मैं बताऊँ आपको, सबसे मेन ये याद रखना कि आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनके अंदर रिपीट ही होते हैं टॉपिक्स, ठीक है, थ्योरी वाइज। तो यूनिट 4 आपकी कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ यार आप हमारे मल्टी आइटम्स एंड मल्टी आइटम प्लस चैनल दोनों को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको लगता है कोई आपको सब्जेक्ट हमें पढ़ाना चाहिए, तो आप कमेंट करो, हम वो सब्जेक्ट को ट्राई करेंगे पढ़ाने का। जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं वो तो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।